तो अभी हम चैप्टर 1 देखने वाले हैं आपके क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ बुक 1 जो बिजनेस स्टडीज़ 1 है उसका चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिजनेस स्टडीज़। ये सब कुछ बिजनेस के बारे में है। जहाँ भी आप बिजनेस शुरू करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, तो बिजनेस स्टडीज़ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हर जगह काम आते हैं। आपने कॉमर्स चुना है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके बारे में देखते हैं। मैं इसको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन नहीं, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ इसमें जो दिए हैं एग्जांपल्स, कुछ अलग से एग्जांपल्स, वो सारे लेकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। और चूंकि ये सारे चैप्टर्स काफ़ी लंबे लंबे हैं तो इसको कुछ पार्ट्स में करेंगे, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो आज हम फर्स्ट पार्ट में करेंगे चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर मतलब प्रकृति, सिग्निफिकेंस मतलब महत्ता। तो मैनेजमेंट जो है बहुत हम लूजली यूज़ कर देते हैं कि उसका मैनेजमेंट ने ये कह दिया, उसके मैनेजमेंट ने, लेकिन मैनेजमेंट एक पूरा प्रोसेस है। बहुत सारे काम होते हैं मैनेजमेंट में। आदमियों को मैनेज करना होता है, मशीनों को मैनेज करना होता है। जिस तरह की आपकी संस्था, अगर छोटी सी दुकान है तो आपको वहाँ का बही खाता मैनेज करना पड़ेगा, कस्टमर आएंगे उनको मैनेज करना पड़ेगा, आपके पास अगर काम करने वाले हैं लोग उनको मैनेज करना पड़ेगा, आपको सामान मंगाना है वो मैनेज करना पड़ेगा, आपको सामान की डिलीवरी करनी है वो मैनेज करना पड़ेगा, आपको कस्टमर से पैसे लेने हैं उसका हिसाब भी रखना है। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं छोटे छोटे। चाहे आपका किसी का भी छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, उसमें मैनेजमेंट के कई हिस्से होते हैं और सारे एक साथ करने पड़ते हैं। अलग अलग, कुछ एक के बाद एक करने पड़ते हैं, कुछ कई साथ साथ भी चलते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो देखते हैं मैनेजमेंट की महत्ता क्या है और उसकी प्रकृति क्या है, किस तरीके से मैनेज किया जाता है, मैनेजमेंट होता क्या है। आप लोग आगे चलेंगे तो काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी भी तरह के हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कंपनियों में, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ सर्विस डिलीवरी होती है, कहीं भी आप काम कर सकते हैं और हर जगह मैनेजमेंट आता है। तो कुछ एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं। शुरुआत टाटा स्टील से की गई है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसको 1868 सन 1868 में जमशेद जी नुसरवान जी ने शुरू किया था, टाटा एंड टाटा ग्रुप। तो उनका मेन था कि अभी वो इस समय लगभग 100 देशों में काम करते हैं और पांचों महाद्वीपों में, इन ऑल द 5 कॉन्टिनेंट्स। समझ रहे हो कितनी बड़ी कंपनी है वो। तो उन्होंने 1868 में इसको शुरू किया था, 100 सवा 100 साल हो गए लगभग। तो ये कंपनी उन्होंने शुरू किया था, उनका एक विजन था कि वो कई सारे फील्ड्स में जाएं, होटल्स में जाएं, मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, स्टील में जाएं, हाइड्रो पावर में जाएं। तो उनके मरने से पहले वो सिर्फ ताजमहल ग्रुप जो होटल खुला था उसको बना पाए थे वो, और अपने समय का वो इकलौता होटल था जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी। ये उनका विजन था। उस समय वो होटल खोल दिया। उस समय हिंदुस्तान के किसी होटल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। सी फेसिंग होटल खोला था, इतने बड़े। और आज की डेट में तो वो अपने चारों फील्ड्स में है, हाइड्रो पावर में है, स्टील में है, होटल में तो हैं ही हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों में है। और इनका जो होटल खुला था 1903 में, ठीक है। और टाटा जमशेद जी के बारे में एक चीज़ थी कि वो वैल्यूज़, अपने वैल्यूज़ को बहुत प्रायोरिटी देते थे, अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। आज भी टाटा ग्रुप जाना जाता है अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखने के लिए। उनका मानना था कि सेटिस्फाइड, अगर वर्कर्स को सेटिस्फाइड रखेंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। उनका सोचने का तरीका ऐसा था कि उनके साथ के जो लोग हैं, उनके साथ के जो किसी भी मैनेजमेंट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन चीज़ें क्या क्या होती हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चीज़ें आपने ख़रीदी हैं, मशीनें हो गई, सामान हो गया, स्टेशनरी हो गई, जो भी आपके प्रोसेस का हिस्सा है, रॉ मटेरियल हो गया। फिर उसको बनाने के लिए आपको आदमी चाहिए, उनको भी मैनेज करना है। फिर आपको अपने फाइनेंसेस मैनेज करने हैं। तो टाटा ग्रुप का मेन फोकस अपने एम्प्लॉयज़ पे बहुत रहता है। और स्टील और ऑटोमोबाइल्स में उन लोगों ने फिर फोरे कर दिया, स्टील और ऑटोमोबाइल्स की तरफ भी वो आगे बढ़ गए हैं। उनके पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टाटा जाना जाता है, ये आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे रफ आइडिया मैं देना चाह रहा हूँ जो शुरुआत में इसमें लिखा हुआ है। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको कहते हैं CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वर्ड अच्छे से याद रखिएगा, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टाटा ग्रुप जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत आगे है। वो बच्चों के लिए यूनिसेफ के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए सारे। और उसके अलावा कई सारी सोशल एक्टिविटीज़
यूं ही करते रहते हैं, वो दान देते रहते हैं, कई सारे सोशल एनजीओज के साथ काम करते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में करते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में उनकी कंपनियां अलग अलग सोशल कॉज के लिए काम करती रहती हैं, राइट। देखिए ये लिखा भी हुआ है, वो यूनिसेफ के साथ जुड़े हुए हैं। चिल्ड्रन का जो विकास है, बच्चों का जो विकास है, उनकी ग्रोथ है, उनकी पढ़ाई है, पुअर किड्स की पढ़ाई है, इनके लिए वो अपने फंड्स में से पैसे निकालते रहते हैं। वो सोसाइटी के लिए काम करते रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनका एम है कि उन्हीं को खरीदना है। देखिए कितना इंटेलिजेंट थॉट प्रोसेस है कि आप जो आपका कस्टमर बन है अभी या बनने वाला है, आप उसकी भलाई उसके किसी सामान खरीदने से पहले ही करते चलिए, तो एक इमेज बिल्डिंग होती है। अगर टाटा ग्रुप का सामान आप नहीं भी खरीदते हैं, आप उसकी सुविधाओं का लाभ पाते हैं, तो फ्यूचर में अगर आपको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले कौन दिमाग में आएगा? टाटा ही आएगा, क्योंकि नेचुरली आपने उसकी सुविधाओं का लाभ उठाया है बार बार सोशल कॉज में जो वो खर्च करते हैं। तो ये बहुत इंटेलिजेंट मैनेजमेंट है, और ये भी मैनेजमेंट का हिस्सा है। ये मत सोचिए कि वो सिर्फ समाज की भलाई कर रहे हैं, ये वो अपने बिजनेस को मैनेज करने का एक तरीका है, ये समझदारी है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट का एक हिस्सा बता रहा है कि टाटा कैसे मैनेज कर रहा है। बाकी काम तो उनको करने ही पड़ेंगे, रॉ मटेरियल भी लेना पड़ेगा, फाइनेंस भी अपने मैनेज करने पड़ेंगे, बही खाते भी बनाने पड़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फाई रखना पड़ेगा, अपनी मशीनों को भी दुरुस्त रखना पड़ेगा। लेकिन वो साथ में एक स्टेप आगे जा रहे हैं, अपने कस्टमर्स के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ये टाटा ग्रुप का एग्जाम्पल था, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो अलग अलग कॉजेज में कार्बन फुटप्रिंट घटाने में अपना काम करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये कार्बन फुटप्रिंटिंग में कंस्ट्रक्टिव रोल इन एड्रेसिंग चिल्ड्रन एजुकेशन, ठीक है। इन क्लाइमेट चेंज में भी अपना काम करते हैं वो। तो ये दुनिया भर में जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, आप उसके लिए अगर काम करेंगे तो आप लोगों की निगाह में आएंगे, ठीक है ना। तो ये भी मैनेजमेंट का एक इंटेलिजेंट, एक होशियारी भरा तरीका है। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है स्मिता के बारे में, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो केस है ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। टाटा ग्रुप एक आइडियल एग्जाम्पल है। टाटा ग्रुप के बारे में आपको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से पढ़ना और देखना चाहिए कि उन्होंने अपना बिजनेस कैसे सेटअप किया, अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाते हैं। टाटा ग्रुप के आप बहुत एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट नहीं पाएंगे, लेकिन हर आदमी टाटा के बारे में जानता है। आप टीवी पे टाटा के एडवर्टीजमेंट्स कितनी बार देखते हैं, या पेपर्स में कितनी बार देखते हैं साल में? 5, 10, 15, 20, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो लोगों के दिमाग में बने रहने के लिए अलग अलग तरीके के काम करते हैं। ये उनका मैनेजमेंट का तरीका है। इसको मैं ये नहीं कह रहा वो एडवर्टाइजिंग है, वो एडवर्टाइजिंग की तरह काम करता है, लेकिन वो लोगों के लिए, अपने कस्टमर का केयर करते हैं। एम्प्लॉयज़ का तो करते ही हैं। पढ़ा हमने कि टाटा जमशेद जी जो थे, उनको एम्प्लॉयज़ वो जानते थे कि सेटिस्फाइड जो वर्कर होंगे वो ही आपको प्रॉफिट दिला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्मिता राय के बारे में है। 38 साल की एंटरप्रेन्योर थी। एंटरप्रेन्योर मतलब जो व्यवसाय शुरू करता है उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। इसको एंटरप्रेन्योर मत पढ़िएगा, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, और एंटरप्रेन्योर ही आप भी प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए। तो बहुत अच्छा क्राफ्ट करती थी वो। वैक्स के मोल्ड्स बनाती थी, मोमबत्तियाँ बनाती थी। वैक्स मतलब मोम, तो मोम की चीज़ें बनाती थी और अपने साथ के लोगों को गिफ्ट वगैरह किया करती थी। ऐसे ही चलते चलते उसको NEDFI 2012 में, ये लिखा हुआ है 2012 में, उसको NEDFI का ब्रांच मैनेजर मिला। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और NEDFI से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो आपको नया व्यवसाय, अगर आपके पास प्रोजेक्ट है, अगर आपके पास थॉट प्रोसेस है, उसको आपने कागज़ कलम पे उतारा है, तो वो आपको फाइनेंस करने के लिए राज़ी हो जाएंगे अगर आप उनको कन्विंस कर लें। तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है। आप थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, आगे जाएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, हो सकता है कि अगर आपको कोई नया व्यवसाय शुरू करना है तो उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होता है। तो इसको भी मिला NEDFI का ब्रांच मैनेजर। उसने बताया कि भाई ले लो आप, स्किल डेवलपमेंट के लिए कई सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के हैं,
ये आप देख रहे हैं ना, स्किल डेवलपमेंट के लिए मेनी प्रोग्राम्स आर रनिंग, चैनलाइजिंग देम टू इन रेवेन्यू जनरेशन। आपके पास अगर हुनर है और आपके पास विचार है, आइडिया है, तो आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, राइट। तो स्मिता को भी बहुत इंटरेस्ट आया, शी गॉट इंटरेस्टेड। उसने बताया कि भाई मैं कैंडल्स बना सकती हूँ, तो उसने वहाँ से पैसे लिए। इजी है अगर आप स्मार्ट हैं, होशियार हैं। देखिए मैनेजमेंट कहाँ से शुरू होता है, यहीं से मैनेजमेंट शुरू हो गई। उसके दिमाग में जब आपके दिमाग में विचार आया, स्मिता के दिमाग में जब उस पहला ख्याल आया कि मैं इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, वहीं से पहली मैनेजमेंट की सीढ़ी शुरू हो गई। यहाँ से मैनेजमेंट चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है। बैंक से लोन लेना, कितने परसेंट ब्याज पे, उसका रिटर्निंग क्या है, यहाँ से मैनेजमेंट, यहाँ से प्लानिंग और मैनेजमेंट, जहाँ से प्लानिंग शुरू हुई वहाँ से मैनेजमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो रूरल वुमेन के लिए उसने ये खोला, नामची डिज़ाइनर कैंडल्स अपना नाम रखा उसने और लॉन्च कर दिया। और तब से, ये एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि तब से उन्होंने सक्सेस की तरफ ही आगे देखा है। और बता रहे हैं कि वुमेन है, औरतों का काम करना वैसे भी काफ़ी मुश्किल है, समाज में काफ़ी हैरेसमेंट फेस किया, लेकिन वो आगे बढ़ते गए। और इसकी जो नामची डिज़ाइनर्स हैं, ये 100% वुमेन एम्प्लॉयज़ रखती हैं बस। कितना बड़ा काम है। आप लिज्जत पापड़ की स्टोरी सुनिएगा। कुछ औरतों ने अपने घर, अपने पैसे से, इन्होंने तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लिए। लिज्जत पापड़ की स्टोरी है कि कुछ औरतों ने अपने पैसे से 20-20, 40-40, 50-50 रुपए निकाल के पापड़ बनाने शुरू किए और बेचे। और आज आप जानते हैं लिज्जत पापड़ कुछ सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। तो आप प्लानिंग के साथ, और इसमें भी मैनेजमेंट लगता है। ऐसा नहीं कि कुछ औरतें, गांव की अनपढ़ औरतें अगर ये काम कर रही हैं तो वो मैनेजमेंट नहीं करेंगी। मैनेजमेंट तो उन्हें भी करना पड़ेगा। जो आप पढ़ लिख के करेंगे वो भी कर रही हैं। ठीक है, तो पर ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। इसका थॉट प्रोसेस पढ़ाई से बेटर आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो और नामची डिज़ाइनर कैंडल्स को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, आप ये देख सकते हैं। ये चाहे तो आप नोट भी कर लीजिएगा कि ये अवार्ड्स मिले इन्हें 2016 में। अगर आप बेटर मैनेजमेंट करेंगे तो ये अवार्ड्स आपके लिए सामने आ जाते हैं, राइट। और अब बता रहा है कि स्मिता एक साधारण दिन में करती क्या क्या है। आपको लगेगा ना कि स्मिता कैंडल बनाने में क्या है, कैंडल बनाया और ले जाके बेच दिया। नहीं एक व्यवसाय को, मोमबत्ती बनाने, छोटा सा व्यवसाय है ये, लेकिन इसको भी करने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है देख के, ये इस पैराग्राफ को पढ़िए आप, राइट। इस पैराग्राफ को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। बताएगा कि फेस्टिव कलेक्शन, दिवाली आती है तो ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे नेचुरली, कैंडल्स हैं। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन सिक्किम में है, माइंडेड, ये बात ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन सिक्किम में है। और फेस्टिव कलेक्शन लॉन्च किया उसने। उसको अपने सप्लायर से, मोम भी कहीं से सप्लाई आएगा ना, मोम तो घर से बैठे मोम मिल नहीं जाएगा, किसी से उसको मोम खरीदना पड़ेगा, उससे कम्युनिकेट करना है। फिर उसके पास एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको बताना है कि ऑर्डर क्या है, आज कितनी मोमबत्तियाँ बननी है, कितने पैकेट बनने हैं, कितने क्रेट बनने हैं। ठीक है, फिर उन मोमबत्तियों की डिलीवरी, गाड़ी चाहिए, उनको डिलीवर करना है। ये सारा मैनेजमेंट का हिस्सा है। देखिए एक ही दिन में वो अलग अलग तरीके, किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम आई, उसको हैंडल करना, कोई छुट्टी पे हो गया, कोई मशीन ख़राब हो गई मोमबत्ती बनाने की, कोई सांचा टूट गया, ठीक है, कोई डिलीवरी में गाड़ी ख़राब हो गई, डिलीवरी नहीं पहुंची, फिर डिलीवरी पहुंच गई तो फिर उसके पेमेंट के लिए इन्वॉइस रेज करना, बिल, आप इन्वॉइस का मतलब बिल रेज करना, फिर बिल के लिए फॉलो अप करना, वो पैसा आ जाए उसको अकाउंट में दिखाना, ये सारा मैनेजमेंट का हिस्सा है। और एक ही दिन में ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो वो ये नहीं कह सकती कि मैं सिर्फ गाड़ियों का देखती हूँ। तो मैनेजमेंट ये छोटा सा व्यवसाय है, उसमें एक आदमी ये सारा काम कर रहा है। और ये अगर बड़ा व्यवसाय होता, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती, तो कई आदमी इसके लिए लगे हुए होते, लेकिन काम सारे यही होते। चाहे आप परचून की दुकान चलाएं या बड़ी फैक्ट्री चलाएं, काम सारे एक ही होंगे। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट होता है। ये सारा प्रोसेस शुरू से लेकर लास्ट तक सारा काम सुचारू रूप से चल जाए, वो ही मैनेजमेंट होता है। तो आपने देखा कि वो एक दिन में कई सारे काम करती है। अब ये देखिए इसके बारे में और क्या मेंशन है। मैनेजमेंट की डेफिनेशंस दी हुई हैं, ये आप देख लीजिएगा। ये सारी मैनेजमेंट की डेफिनेशंस हैं। इनको एज इट इज़ अगर आपको याद करना है तो याद कर लीजिए किसके किसके द्वारा दी गई हैं। इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको देखना होगा। यही बताया, मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिग और स्मॉल,
छोटी हों, ये देखिए जो हम पहले बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट ज़रूरी है, बिग या स्मॉल, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो बड़ा हो, परचून की दुकान हो या बड़ी फैक्ट्री हो, आपको मैनेजमेंट तो वही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जहाँ पैसा इन्वॉल्व है, पैसे की शुरुआत है, काम की शुरुआत है से लेके डिलीवरी, और डिलीवरी के बाद पैसे आ गए, वहाँ तक के बीच का सारा काम मैनेजमेंट का होता है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे पीपल मैनेजमेंट हो, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कितने कितने तरीके के होते हैं, ये हम आगे आके देखते जाएंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। अगर आप अकेले करने की आदत डालें, अगर आप समझें इसको कि कहाँ पे क्या करना है, किस आदमी को क्या क्या करते रहना है, तो बहुत इंटरेस्टिंग काम है ये। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स। तो इंटर रिलेटेड, मान लीजिए अगर स्मिता की कंपनी में कैंडल नामची डिज़ाइनर्स जो सिक्किम में है, उसकी फैक्ट्री में वो अगर चाहे, अगर बड़ी बन जाए, अगर 500 आदमी काम कर रहे हों, तो अकेले मैनेज नहीं कर सकती। फिर वो लोगों को मैनेज करने के लिए किसी को रखेगी कि आप इन लोगों की दिक्कतें देखिए, वो एक मैनेजर हो जाएगा। फिर जो मशीनें हैं या जो सांचे हैं उनको देखने के लिए एक आदमी होगा, वो प्रोडक्शन मैनेजर हो जाएगा। फिर एक उनको मेंटेन करने के लिए कि मशीनें ख़राब ना हो, मेंटेनेंस मैनेजर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक एक आदमी बढ़ता जा रहा है, जो काम अब तक वो अकेले कर रही थी उसके लिए एक एक आदमी रखती जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये इंटर रिलेटेड फंक्शन है, एक के बगैर दूसरे का काम नहीं चलेगा। अगर मेंटेनेंस नहीं होगा मशीनों का तो प्रोडक्शन वाला प्रोड्यूस कैसे करेगा? सीधी बात है। अगर एचआर वाला, ह्यूमन रिसोर्स वाला, अगर पीपल का जो मैनेजर है वो लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करेगा तो लोग छुट्टियां ज़्यादा लेंगे, आएंगे नहीं, जल्दी आएंगे जल्दी चले जाएंगे, देर से आएंगे जल्दी चले जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इन प्रॉब्लम से डील करने के लिए अलग अलग मैनेजर्स होते हैं और वो अलग अलग काम नहीं करते, एक साथ मिलके। अगर मशीन ख़राब हुई तो वो आदमी जाके तुरंत मेंटेनेंस मैनेजर को बताएगा, अगर कोई छुट्टी पे है तो मेंटेनेंस मैनेजर तुरंत जाके पीपल मैनेजर को बताएगा। तो ये इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जो अलग अलग भी अपना काम करती रहती हैं, लेकिन उनका गोल, सबका गोल क्या है? मोमबत्तियां बन जाए, डिलीवरी हो जाए और पैसे आ जाए। ठीक है, तो ये कॉमन गोल, बट देयर एक्टिविटीज आर इंटर रिलेटेड येट डिफरेंट। ठीक है, अलग काम करते हैं लेकिन एक दूसरे के सानिध्य में करते हैं और उनके गोल्स एक ही होते हैं। अब कॉन्सेप्ट कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सारा देखेंगे हम कि ये मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, दुनिया में ये कॉन्सेप्ट चलता कैसे है। भाई अचानक अपने आप से तो आने गया, बिजनेस आया तो मैनेजमेंट आया, अभी इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो बहुत पॉपुलर है ये और बहुत एक्सटेंसिवली, बहुत लूजली भी यूज़ होता है। कभी कभी हम हर चीज़ के लिए मैनेजमेंट देते हैं, अरे वो तो मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट में भी हिस्से होते हैं, हमने देखा ना कई तरह के मैनेजर्स होते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मेंटेनेंस, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, बहुत सारे मैनेजर्स हो जाएंगे। As you have seen from the above example and the case study that management is an activity which is necessary wherever there is a group of people। जहाँ भी आदमी काम करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे मैनेजमेंट होगी। ठीक है, मैं अगर 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी कहीं भी काम कर रहे हैं तो उनको मैनेज करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा और वो पूरा प्रोसेस मैनेजमेंट हो जाएगा। क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में मशीनें तो होंगी नहीं, इसलिए आदमियों का होना मैंडेटरी है। मशीनें भी हो सकती हैं, प्रोसेस भी हो सकता है, मेंटेनेंस भी हो सकती है, लेकिन आदमियों का होना ज़रूरी है मैनेजमेंट के लिए। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बिना आदमियों के मैनेजमेंट नहीं शुरू होगी। People in organizations are performing diverse tasks, but they are all working towards the same goal। हमने अभी बात की कि वो उनका गोल एक ही होता है, सभी चाहे काम अलग अलग कर रहे हों। मेंटेनेंस वाला मेंटेनेंस करेगा, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करेगा, पीपल मैनेजर लोगों के साथ काम करेगा, लेकिन गोल उनका एक है कि काम पूरा हो जाए, मोमबत्तियां बन जाए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। और ये गोल्स होते क्या हैं? गोल्स, टारगेट, जो भी कह लें आप, गोल्स होते क्या हैं? मेंटेनेंस वाले का गोल क्या हो सकता है? सारी मशीनें प्रॉपर अवस्था में हमेशा काम करती रहें। प्रोडक्शन वाले का गोल क्या होगा? अगर एक दिन में 10,000 कैंडल्स बननी है
तो शाम को जाने से पहले 10,000 कैंडल्स बन जाए। ठीक है। पीपल मैनेजर का क्या काम होगा कि अगर 20 आदमी काम पे आने हैं तो 20 के 20 काम पे सुबह सुबह आ जाएं। ठीक है। तो ये सबके गोल्स, सबके अलग अलग काम हैं, लेकिन सबका गोल क्या है? मोमबत्तियां बन जाए, डिलीवरी हो जाए। प्रोसेस इन द डेफिनेशन मीन्स दी प्राइमरी फंक्शंस और एक्टिविटीज। तो सबका प्रोसेस अलग होता है। बोलते मोमबत्ती बनाने में क्या प्रोसेस है सारा, तो प्रोडक्शन का प्रोसेस तो एक होगा, मोमबत्ती को वैक्स को पिघला के सांचे में डालेंगे, फिर वो मोमबत्ती बन के निकलेगी, धागा डालेंगे, जो भी वो प्रोसेस हो गया, ऊपर वो प्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ। मेंटेनेंस वाले का प्रोसेस ये थोड़ी होगा, मेंटेनेंस वाला मोमबत्ती थोड़ी बना रहा है, वो तो मशीनों का प्रोसेस है। तो ये पूरा सब कुछ मिला के एक प्रोसेस होता है। एक तो इंडिविजुअल प्रोसेस है मोमबत्ती बनाने का, मेंटेनेंस वाले का अलग प्रोसेस होगा, मेंटेन करने का, नट बोल्ट खोलेगा, फिर सही करेगा, तेल लगाएगा, वो सब अलग अलग प्रोसेस। लेकिन कंबाइंड प्रोसेस कि कंपनी कैसे चल रही है, तो आप क्या बताएंगे? इन अलग अलग चीज़ों से चल रही है। मेंटेनेंस खुद में एक पूरा प्रोसेस है, और वो मिलके एक प्रोसेस का हिस्सा है, बड़े प्रोसेस का। किसका? नामची डिजाइनर्स का जो पूरा प्रोसेस है, ये सारे डिपार्टमेंट्स उसका हिस्सा हैं। और ये सब कुछ आता है मैनेजमेंट के अंदर। ये सारे प्रोसेसेस मैनेज करने होते हैं। In other words, it is concerned with the end results, completing task. But it is not enough to just complete the task. There is another aspect also, being efficient. तो अब देखिए आगे जो चीज़ आएगी, एफिशिएंट और इफेक्टिव। दो, एक आदमी एफिशिएंट एक की क्वालिटी होती है और एक होती है इफेक्टिव। एफिशिएंट होती है जो कि कम दाम में वही सामान, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, 10 आपको बल्ब बनाने हैं, नीचे भी ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स आएंगे। 10 बल्ब बनाने हैं, आप 50 रुपये में 10 बल्ब, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी ये होती है, प्रोडक्शन करने में 10 बल्ब के 50 रुपये लगते हैं, एक बल्ब को बनाने में फिर 5 रुपये लगे, और वही 10 बल्ब 100 रुपये में बनते हैं। तो बल्ब तो 10 ही बने, दोनों ने काम तो कर लिया, लेकिन एफिशिएंट कौन है? इफेक्टिव तो दोनों ही है। 10 बल्ब बनाने को कहा गया, दोनों ने 10 बल्ब बना लिए, एक ने 50 रुपये में बनाए, एक ने 100 रुपये में बनाए। तो इफेक्टिव तो दोनों हो गए, टारगेट दोनों ने अचीव कर लिया। लेकिन एफिशिएंट कौन है? जिसने कम दाम में बनाए। तो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, इसमें बैलेंस करना होता है। ठीक है। तो मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं होता कि काम हो जाए, काम हो, उचित दामों में हो, कम दामों में हो, ताकि आपकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, जो काम करने की कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग से मतलब सर्विस देने की भी हो सकती है। आप अगर हॉस्पिटल में हैं तो किसी पेशेंट को ठीक करने की कॉस्ट हो सकती है। आप अगर स्कूल में भी मैनेजमेंट होता है, आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा, आपका स्कूल भी मैनेज करना पड़ता है। स्कूल में अगर एक दिन में कितने टीचर्स आपके अवेलेबल हैं, उस सारे टीचर्स की क्लास हो मिनिमम तौर पे, और उतने लोगों को सैलरी दी जाए, जितने बच्चे आने हैं मैक्सिमम बच्चे आए, सारे बच्चे, एक टीचर अगर 20 ही बच्चों को पढ़ा रहा है, 20 बच्चे एब्सेंट हैं, तो इफेक्टिव तो वो होगा क्योंकि वो पढ़ा रहा है, पूरी क्लास ली उसने। लेकिन एफिशिएंट तब होता है जब सारे बच्चे आते हैं स्कूल में। 40 बच्चे अगर क्लास में हैं तो 40 बच्चों को पढ़ाएगा, पढ़ाना तो उसको 1 घंटे है ही है, तो वो एफिशिएंट होगा। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, तो ये बैलेंस करना पड़ता है। वहाँ भी मैनेजमेंट लगती है कि सारे बच्चे अटेंडेंस पूरी हो, टीचर्स की अटेंडेंस पूरी हो, क्लास पूरी 1 घंटे चले, तो ये तब जाके वो एफिशिएंट होगा। इफेक्टिव तो हो जाएगा खाली क्लास में भी जाके 1 घंटे क्लास ले ले, तो इफेक्टिव है क्योंकि उसने टारगेट तो अपना अचीव कर दिया ना, पर कोई फायदा नहीं हुआ, कोई महंगा हो जाएगा वो। तो वो ऑप्टिमाइज्ड, जितने आपके रिसोर्सेज हैं, 1 रुपये में 1 रुपये का पूरा काम हो जाए, उसको इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों कहते हैं। ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझते चलिएगा। ये एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आगे भी हम देखते जाएंगे, पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आगे जब हम डिस्कस करें तो आप इस पर गौर रखिएगा। आप देखते हैं अभी आगे ये लीजिए, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। तो कौन सी चीज़ इफेक्टिव है, कौन सी चीज़ एफिशिएंट है? अभी हमने एक एग्जांपल देखा ना, इसमें भी यही एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर 5000 बल्ब यूनिट्स बनाने हैं, आप समझ रहे हैं हमारी बात? आप देखिए, फिर से मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज अगर
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंपनी सीमेंट के बैग्स बना रही है, सीमेंट के बैग्स अगर बना रही है और सीमेंट में बोरे का खर्चा होगा और सीमेंट बनाने का खर्चा होगा, ठीक है। एक आदमी ने को सीमेंट, जो सीमेंट का अंदर जो सीमेंट एक्चुअल होता है और बोरे में पैक होकर आता है ना, सैक्स में, तो अगर सीमेंट की कॉस्ट 100 रुपये है और बोरे की कॉस्ट 5 रुपये है, ठीक है। किसी ने तो 105 रुपये में उसने बना लिया, एक बोरी सीमेंट की कॉस्ट आई 105 रुपये, और किसी दूसरे ने, दोनों को टारगेट मिला है कि आप एक एक बोरी सीमेंट का सीमेंट बनाइए। दूसरे आदमी ने 98 रुपये में सीमेंट बना ली और 5 रुपये में बोरी का कॉस्ट उसके आया, तो वो 103 रुपये में बनाएगा, ठीक है। दोनों बेचेंगे, दोनों 110 रुपये में अगर बेचते हैं सीमेंट को, तो एक को फ़ायदा होगा, दोनों ने एक बोरी बनाया है, एक को फ़ायदा होगा 5 रुपये का, एक को फ़ायदा होगा 7 रुपये का, और कस्टमर के लिए क्या है, दोनों 110 रुपये के हैं। ऑल राइट, आप समझ गए हमारी बात। लेकिन तो एक को ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, 7 रुपये, 2 रुपये का फ़ायदा ज़्यादा होगा, तो वो इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट दोनों है, दोनों ने एक बोरी बेची 110 रुपये में बेची, लेकिन जितने में बनाया उससे लाभ का प्रतिशत परसेंटेज बढ़ गया। तो जिससे लाभ का परसेंटेज कैसे बढ़ेगा, अगर आप इफेक्टिव होंगे किसी भी काम में। एफिशिएंट तो सिर्फ प्रोडक्शन का है, एक बोरी बनानी थी, एक बोरी बना दिया, पर आपने 2 रुपये लाभ ज़्यादा कमाया। तो आप इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का फ़र्क समझ गए। इसको अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। ऑल राइट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये एग्जाम्पल्स हो गए, तो ये आप समझ गए होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये देखिए, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बिना गोल्स के मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। हमने अभी तीन तरह के मैनेजर्स को डिस्क्राइब किया था, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, पीपल। चलिए एक एक को हम उठाते हैं कि कैसे गोल तीनों के होते हैं, तीनों मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। तो चलिए पहले पीपल वाले को उठाते हैं कि पीपल मैनेजर जो होगा, जिसको आदमी संभालने का काम दिया गया होगा, अगर उसको गोल क्या मिलेगा कि महीने के 30 दिन रोज सुबह सुबह 20 लोग कंपनी में आने चाहिए, इस क्वालिफिकेशन के, इस हाल हुलिये के, दोनों हाथ होने चाहिए, काम कर सकें, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक और स्किल होने चाहिए। तो ये उसका गोल हो गया। 20 से अगर 19 ही लोग किसी दिन आए तो उसका गोल टूट जाएगा, उस दिन पूरी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि काम तो 20 लोगों का है। तो ये गोल हो गया। फिर देखते हैं प्रोडक्शन वाले को क्या गोल मिलेगा। जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको गोल मिला कि महीने के 30 दिन रोज 1000 कैंडल्स बनने चाहिए, यानी महीने में 30,000 कैंडल्स बनने चाहिए। तो अब रोज 1000 बनने चाहिए, इस स्तर पे उसको गोल मिलता है या मंथली मिलता है, ये डिपेंड करता है। तो अगर मंथ के एंड में उसने 25,000 ही बनाए तो उसका गोल कंप्लीट नहीं होगा, चाहे 20 आदमी रोज आ रहे हों, लेकिन वो सबसे कैंडल्स नहीं बनवा पाया। आप समझे। ऐसे ही रॉ मटेरियल जो मैनेज कर रहा है, अगर उसने सामान ही नहीं दिया 30,000 कैंडल बनाने का, तो 20 लोग आके भी कुछ नहीं कर पाएंगे और प्रोडक्शन मैनेजर चाह के भी 30,000 नहीं बना पाएगा। आप देख रहे हैं डिपेंडेंट कैसे हैं। इसमें से कोई भी आदमी अगर फेल हुआ तो सारा काम फेल हो जाएगा। लेकिन सबको अलग अलग टारगेट मिले हैं, सबको अलग अलग गोल्स मिले हुए हैं, तो इंटरडिपेंडेंट भी है, इंटर रिलेटेड भी है, और सबके पास अलग अलग गोल्स भी हैं। और सेम गोल क्या है, 30,000 कैंडल्स डिलीवरी होके पैसे आ जाए। ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखते हैं सेकंड क्या है। ये जैक वेल्च के बारे में है। जैक वेल्च बीच में आया है। जैक वेल्च पहले ये देख लेते हैं, फिर जैक वेल्च पे आएंगे, फिर जैक वेल्च का एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। और ये जो मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये हर जगह है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हम ये पढ़ रहे हैं, बाहर के लोग यूएसए में कुछ और मैनेजमेंट पढ़ रहे होंगे। सेम मैनेजमेंट स्टाइल्स आर दी सेम, यही सारे काम होते हैं हर बिजनेस में। हिंदुस्तान में हो, अमेरिका में हो, जर्मनी में हो, स्विट्जरलैंड में हो, सब जगह काम यही होने हैं। काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं क्योंकि लोग अलग होते हैं ना, लोगों के व्यवहार अलग होते हैं, सोसाइटी अलग होती है, कल्चर अलग होता है। धीरे धीरे आप समझेंगे कि मैनेजमेंट में लोगों को मैनेज करने में क्या क्या हमें करना पड़ता है। प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, रॉ मटेरियल्स, ये तो टेक्निकल चीज़ें हो गई, इसमें क्वालिटी वाली बात होती है। लेकिन लोगों की तो कोई सेट स्टैंडर्ड्स होते नहीं है ना, लोगों को मैनेज करने में अलग टेक्निक्स और
स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। तो ऑल परवेसिव है, हर जगह सेम प्रोसेस होता है, लेकिन अलग अलग तरीके होते हैं। परवेसिव का मतलब अलग अलग तरीके सारे आ जाएंगे, ठीक है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, तो मल्टी डायमेंशनल तो है ही है। अब देखिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मल्टी डायमेंशन में कौन कौन से डायमेंशन मतलब अलग अलग आयाम होते हैं, अलग अलग चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। अभी हमने बात की, कई बार एग्जांपल दे दिया, अलग अलग चीज़ें हैं जो मैनेज करनी है। रॉ मटेरियल है, पीपल है, काम है, प्रोडक्शन है, मशीनें हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ काम के लिए बिजनेस होगा ना, या तो आप सर्विस दे रहे हैं। अगर मान लीजिए वोडाफोन भी है, तो वो क्या दे रहा है, वो भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, हमें इंटरनेट कनेक्शन दे रहा है। तो उसके लिए भी आदमी लगे हुए होंगे, उसके लिए भी नीचे सिस्टम, तारों का जाल बिछाया गया है। तो ये सारे लोगों को मैनेज करते रहना है ना। बिल आपका जनरेट होता है, आप बिल पे करते हैं, आप जब रिचार्ज करते हैं ऑनलाइन तो वो किसी के पास जाता है, फिर आप में उतनी वैलिडिटी आ जाती है। तो ये कोई करता होएगा, ये सारे काम कोई करेगा, उनको मैनेज करना होता है, ये सारे प्रोसेस का हिस्सा है। तो ये वर्क का मैनेजमेंट हो जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। हमने बताया ना, कोई भी बिजनेस या कोई भी मैनेजमेंट शुरू ही नहीं होगा अगर आदमी नहीं होंगे। तो सिर्फ मशीनों को मैनेज करके क्या होगा, कौन चलाएगा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशंस। टाटा जमशेद जी वाली बात पे जाइए, जमशेद जी क्या कहते थे, सेटिस्फाइड वर्कर्स गिव यू बेटर प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ये सारी चीज अगर अलग अलग हर जगह लोग ही काम करेंगे ना। जो मैनेजमेंट ऑफ पीपल कर रहा है वो सिर्फ अपना मैनेजमेंट, अपने विभाग के लोगों को थोड़ी मैनेज करेगा, वो प्रोडक्शन वाले के भी लोगों को मैनेज करेगा, वो मेंटेनेंस वाले लोगों को भी मैनेज करेगा, उनकी छुट्टियां भी देखेगा, उनकी परेशानियां, दुख दर्द, क्या मदद हो सकती है कंपनी के द्वारा, वो सारी चीज़ें देखेगा। तो पीपल को मैनेज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस और मैनेजमेंट ऑफ पीपल में एक चीज देख लेते हैं कि इसमें इंडिविजुअल से भी डील होता है। आप मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आगे बढ़ते जाएंगे तो एक सिंगल आदमियों की भी दिक्कतें आती हैं, और कई ऑर्गेनाइजेशन में यूनियंस वगैरह भी होते हैं, लोग समूह में आते हैं आपसे बात करने कि हम सबकी ये दिक्कत है। आपने अगर यहाँ फैक्ट्रीज नहीं देखी होंगी या फैक्ट्रीज आपने देखी भी होंगी तो आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि कई सारे लोग एक साथ आके कहते हैं हम सबकी सैलरी बढ़ाओ, या हम सबको पीने के पानी, साफ पीने का पानी मुहैया कराओ। तो लोगों के ग्रुप के साथ भी डील करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब ये नहीं कि एक एक आदमी की दिक्कत देख रहे हैं, वो तो देखनी ही है, कभी कभी समूह में भी लोग आते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये तो इंपॉर्टेंट है ही। अगर आपने कोई ऑपरेशन मतलब डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, प्रोसेस को ऑपरेशन कहते हैं। अगर एक जैसे मोमबत्ती वाला ही एग्जाम्पल फिर वापस चलते हैं, मोमबत्ती बनाने में क्या ऑपरेशन है, क्या क्या काम होता है, आपके वैक्स पिघलाना होता है, फिर उनको साँचों में डालना होता है, उसमें धागा डालना होता है, फिर धागों को काटना होता है बराबर हिस्सों में, कितने उसी साइज़ की मोमबत्तियाँ बने, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस हो गए, तो इनको भी मैनेज करना है ना। कोई चीज़ टूटी फूटी ना हो, सही क्वालिटी का वैक्स जाए उसमें, सही से निकालते समय मोमबत्तियाँ टूट न जाएं, धागे बराबर से कटे हों। तो ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है। ये भी मैंने, ये देखिए ये फोटो बना हुआ है ना, ये सारे विभागों के लोग अलग अलग तरीके के ड्रेस में है ना। ये आप देख रहे हैं, ये आदमी हो सकता है काम करता हो, ये आदमी हो सकता है नई नई चीज़ों का डिस्कवरी करता हो। आपके हर जगह पे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मोमबत्ती और अच्छी कैसे बने, कम मोम लगे उतनी ही देर चले, ठीक है, इन सारों का रिसर्च होता है। ये फाइनेंस में, ठीक है, फाइनेंस मतलब पैसों का, पैसा जाता है आप डीलर को, अपने डीलर को जिससे रॉ मटेरियल लेते हैं उसको पैसे देते हैं, जिसको एक ही जगह पे आप कंपनी है तो आप किसी को पैसे देते भी हैं और किसी से लेते भी हैं। आप समझ रहे हैं, अगर रॉ मटेरियल आपको लेना हो मोमबत्ती की फैक्ट्री में तो उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, और आप जिसको सप्लाई कर रहे हैं उससे आप पैसे लेंगे। तो इन दोनों पैसों का हिसाब फाइनेंस रखता है। मार्केट स्टडी, मार्केट में ऑर्डर ले आना। एक आदमी आपको ये भी चाहिए जो जगह जगह जाके ये पता करे कि किसको कितनी मोमबत्तियों की ज़रूरत है, किस जगह पे किस मार्केट में कितनी मोमबत्तियाँ सप्लाई की जाएं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने ये एग्जाम्पल में ये फोटो में यही दिखाया गया है।
मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, और ये एक बार का प्रोसेस नहीं है। बोला ना, रोज 20 लोग आने चाहिए, जब तक ऑर्डर्स हैं, जब रोज 20 लोग आने चाहिए, रोज 1000 मोमबत्तियां बननी चाहिए। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, किसी दिन बंद नहीं होता। फाइनेंस भी कभी बंद नहीं होता। अगर आपने एक बिजनेस शुरू कर दिया, एक परचून की दुकान है, तो पूरा खुलेगा रोज रोज, तो रोज रोज सेम काम होता रहेगा ना। रोज कस्टमर आएंगे, रोज आपको रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा, जब खत्म होगा एक निश्चित समय पे, ठीक है। अगर आप 30 दिन का एक बार में मंगाते हैं तो फिर 1 तारीख को फिर आपको रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा। आपको अगर बिक जाएगा तो फिर 20 तारीख को ही मंगाना पड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक दिन हो जाए। इसलिए लोग रखे जाते हैं नौकरी पे, साल दर साल लोग काम करते हैं, इसीलिए कंपनियां सालों साल चलती हैं। जमशेद जी की कंपनी 1868 से आज तक चल रही है, तो अलग अलग काम रोज थोड़ी कर रहे हैं वो। मैनेजमेंट में सेम काम पिछले 125 सालों से किए जा रहे हैं। तो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट, अकेले मैनेजमेंट नहीं होता है, ये ग्रुप एक्टिविटी है। आप जिस लेवल पे की पढ़ाई कर रहे हैं, जिस लेवल पे जाने की सोच रहे हैं, इसे कॉमर्स लिया है, आपने आगे जाएंगे, तो ये ग्रुप एक्टिविटी है। आप अकेले कोई सारा काम मैनेज नहीं कर सकते, आपको अलग अलग लोग चाहिए होंगे। जैसे हमने अभी कई एग्जाम्पल्स में डिस्कस किया ना, अगर स्मिता की ही कंपनी में 500 लोग काम करने लगे तो उसको पीपल मैनेजर, मेंटेनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, डिलीवरी मैनेजर, मार्केट मैनेजर, हर चीज़ अलग अलग रखना होगा ना, और सबको एक ही गोल के लिए काम करना पड़ेगा। तो इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ये देखिए कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे, प्लानिंग हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग हो रही है, लीडिंग हो रहा है, लीडिंग मतलब, और कंट्रोलिंग हो रहा है। और आप देख रहे हैं ये सर्कल बना हुआ है, सर्कल मतलब ये कभी रुकेगा नहीं, ये हर काम लगातार चलता रहेगा, इसीलिए ये डायग्राम सर्कल में दिया हुआ है। ऑलराइट, ये देखिए ये सर्कल है, ये कभी चक्र है, ये कभी बंद नहीं होगा, और कहीं से भी शुरू हो सकता है। ये अगर कोई काम शुरू करना है इनको, तो प्लानिंग से ही शुरू। प्लानिंग के बाद अगर बीच में कहीं काम वापस आ गया, प्लानिंग की आपने, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग की और गड़बड़ हो गया प्लान, तो आपको फिर वापस यहाँ से वापस इधर जाना पड़ेगा, फिर प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजिंग के फिर आगे आए, लीडिंग पे आए, फिर ऑर्गेनाइजिंग में कुछ गड़बड़ हो गया तो आपको वापस इधर जाना पड़ेगा। आप समझे हमारी बात? तो ये चक्र है, आपको आगे पीछे चारों तरफ जाना पड़ सकता है। तो ये पूरा सर्कल होता है। इसके बाद अब हम शुरू कर रहे हैं, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। यस ऑफ कोर्स, मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी डायनेमिक फंक्शन। देखते हैं कैसे। इसको डायनेमिक कहते हैं जो चीज़ बहुत ही, उसको चेंज बार बार करते रहना पड़ सकता है। फंक्शन तो एक ही है, काम तो एक ही है, लेकिन मार्केट बहुत तेज चेंज होता है ना, परिस्थितियां बहुत तेज बदलती हैं। अर्थव्यवस्था कभी ऊपर जाती है, आपने सुना होगा अर्थव्यवस्था ऊपर चली गई, नीचे चली गई, लोगों की कमी हो गई टिपिकल स्किल में, कभी कभी इंजीनियर्स मार्केट में नहीं मिलते, कभी कभी वर्कमैन नहीं मिलते आपको, कभी अगर स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, स्कूल में कभी कभी मान लीजिए फिजिक्स के टीचर ना मिले, तो फिजिक्स की पढ़ाई कैसे होगी? आप सोच रहे हैं ना, प्रॉब्लम आ जाएगी ना, क्रिएट हो जाएगी ना। आप पढ़ाना भी चाहते हैं, आपके पास स्टूडेंट्स भी हैं, मैनेजमेंट भी है, लेकिन एम्प्लॉय नहीं है। या फिजिक्स के टीचर आ जाएं, स्टूडेंट्स ना हो, तो टीचर भी है, मैनेजमेंट भी है, लेकिन पढ़ाएगा किसको? पढ़ाना भी चाहता है, तो यहाँ पे मार्केट नहीं है। तो ये परिस्थितियाँ बहुत डायनेमिक हैं, इनमें आपको फेरबदल करते रहना पड़ेगा, आपको जुगत लगाते रहना पड़ेगा, आपको प्लानिंग बहुत है। रॉ मटेरियल है, मान लीजिए आप मोमबत्ती बना रहे हैं, मार्केट से वैक्स ही ख़त्म हो गया और ऑर्डर भी है उसके पास, कैसे वो मोमबत्ती बनाएगी स्मिता, जिसका एग्जांपल दिया हुआ है शुरू में। मान लीजिए उसको वैक्स मिल गया, रॉ मटेरियल भी मिल गया, रॉ मटेरियल की डिलीवरी नहीं हो पा रही है, ये कैसे होगा? डिलीवरी लेनी है, काम वही है, लेकिन आपको हमेशा तत्पर रह के फेरबदल करते रहना पड़ेगा, आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस, ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। मैनेजमेंट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स, और ये तो बहुत सोची समझी चीज़ है। मैनेजमेंट इनटेंजिबल है। टेंजिबल मतलब, टेंजिबल वो चीज़ होती है जो आप देख सकते हैं, जो आप छू सकते हैं, हार्ड चीज़ कोई। जैसे पेपर एक टेंजिबल चीज़ है, पेपर आपको दिखाई भी दे रहा है, आप छू भी सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता, मैनेजमेंट होता है। मैनेजर आपको दिखाई देता है, मैनेजर अपने आप में मैनेजमेंट नहीं है, वो तो प्रोसेस फॉलो कर रहा है,
वो एक इनटेंजिबल फोर्स है। जहाँ नहीं भी अगर कोई काम हो रहा है, अगर आपके स्कूल में टीचर अपने पीरियड में अपने आप आ रहा है और पढ़ा रहे हैं, वो आप पढ़ रहे हैं, तो मैनेजमेंट वहाँ काम कर रहा है अपने आप, आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपको लग रहा है टीचर पढ़ा रहा है, जो कि पढ़ा रहा है, लेकिन उसके पीछे मैनेजमेंट है, एक सिस्टम है कि उनको आके रोज़ अटेंडेंस लगानी है, अपने लेक्चर में आपकी क्लास में आना है, पढ़ाना है। तो वो मैनेजमेंट इनटेंजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हर जगह मौजूद रहता है। उसके बिना काम, जहाँ भी वहाँ आदमी है ना, स्कूलों में लोग पढ़ाने के लिए वो लोग हैं, तो जहाँ लोग हैं वहाँ मैनेजमेंट है। हमने शुरू में ही ये देखा था। चलिए अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हम सेकंड पार्ट में करेंगे। इतनी चीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत इजी है, कोई खास टफ है नहीं है, समझाते जा रहे हैं। आप लोग इसको एक बार पढ़ भी ज़रूर लीजिएगा। ऑलराइट, ये चीज़ें हम अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।